नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी यूपी विधानसभा चुनाव की। हार की आशंका से डरी बीजेपी की। जानेंगे ईवीएम को लेकर विपक्षी दल क्यों दिख रहे हैं चिंतित। महाराष्ट्र में पीएम मोदी के विरोध की क्यों हो रही है तैयारी। बात करेंगे राजस्थान बीजेपी में बढ़ते टकराव की, यूक्रेन मामले में मोदी सरकार पर उठते सवालों की और बुलेटिन के आखिर में बात महंगाई की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीजेपी ने मणिपुर में दूसरे चरण के लिए कसी कमर। चुनाव प्रचार करने पहुंचे पीएम मोदी। बोले, मणिपुर को पीछे धकेलने वालों को मौका नहीं देगी जनता। पिता के समर्थन में खुलकर आई बीजेपी सांसद संघमित्रा। फाजिल नगर में बोली अब की बार स्वामी प्रसाद। समाजवादी पार्टी के टिकट पर फाजिल नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। किसानों को खुश करने में जुटे अरविंद केजरीवाल। किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली में दर्ज हुए 17 केस होंगे वापस, दिल्ली सरकार ने दी मंजूरी। ओडिशा जिला परिषद चुनाव के नतीजे आए सामने, बीजेपी को मिली करारी हार। जिला परिषद की 851 सीटों में से बीजेडी ने जीती 743 सीटें, बीजेपी जीत पाई सिर्फ 42 सीटें। तो अब सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। यूपी में आज शाम 6 बजे छठवें चरण का चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। छठवें चरण में 10 जिलों की 57 सीटों पर 3 मार्च को वोटिंग होगी। अब सभी दलों ने अंतिम चरण का प्रचार तेज कर दिया है। तो आज किस दिग्गज ने किस दल पर साधा निशाना, देखिए ये रिपोर्ट। यूपी विधानसभा चुनाव के छठे चरण के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन था। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी राजनीतिक दलों के दिग्गज यूपी के पूर्वांचल में अपनी ताकत झोंक रहे थे। पूर्वांचल फतेह करने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने आज भी सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर और बलिया में हुंकार भरी। अखिलेश यादव ने किसानों, बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी सरकार पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने हवाई अड्डा, हवाई जहाज और रेलवे स्टेशन को बेच दिया है। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि किसी को रोजगार ना मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो भाग्यशाली है कि उन्होंने गैस सिलेंडर बांटा, लेकिन बीजेपी और उसके लोगों को ये बताना जरूरी है कि जब सिलेंडर वो बांट रहे थे तो वो 400 रुपए था और अब जब वो वोट मांग रहे हैं तो ये 1000 रुपए है। अखिलेश यादव ने जहां बीजेपी को महंगाई के मुद्दे पर घेरा तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी बीजेपी को जातिवाद और धर्म की राजनीति करने के लिए घेरा। सिद्धार्थनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि चुनाव के समय कोई काम की बात नहीं करता, ना कोई रोजगार देता है और ना कोई स्कूल बनाता है, ना इलाज की बात करता है, बस जातिवाद और धर्मवाद की बात होती है। बीजेपी जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता इस बार बीजेपी को करारा जवाब देगी। बीजेपी को अब हार का डर सताने लगा है। विपक्ष योगी सरकार पर सवाल उठा रहा है तो योगी अपनी सरकार की तारीफ कर रहे हैं। महाराजगंज में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित सभा में योगी ने कहा कि सपा और बसपा के बड़े नेताओं ने जहां विदेश की टिकट बुक कर ली है तो वहीं आर्थिक रूप से कमजोर इन दलों के छुट भैया नेता भी इन्हीं की राह पर हैं। वे पड़ोसी मुल्क नेपाल भागने की फिराक में हैं। इनको रोकने के लिए 10 मार्च तक बॉर्डर पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं। योगी आदित्यनाथ के बयानों से ये तो साफ हो गया है कि इस बार सब एक दूसरे को घर वापस पहुंचाने के लिए टिकट कटवा रहे हैं, लेकिन पूर्वांचल की जनता किसका टिकट काटेगी ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। यूपी में बीजेपी बुरी तरह से फंसी दिख रही है। बीजेपी विपक्ष के चक्रव्यूह में फंसती दिख रही है। यहां तक कि पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी बीजेपी को हार दिखाई देने लगी है। हार की आशंका को भांपते हुए पीएम मोदी ने अब वाराणसी में पार्टी उम्मीदवारों के प्रचार की कमान खुद संभालने का ऐलान कर दिया है। तो आखिर क्यों वाराणसी में भी मुश्किल में फंस गई बीजेपी, देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में छठे चरण का चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है और अब बारी है अंतिम चरण की। अंतिम चरण में जिन सीटों पर वोटिंग है उनमें सपा चीफ अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ है तो पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी। आजमगढ़ में सपा की साइकिल तेजी से चलती दिख रही है, लेकिन वाराणसी में बीजेपी बुरी तरह से फंस गई है। वाराणसी में 7 मार्च को वोटिंग है और वोटिंग से पहले बीजेपी के उम्मीदवारों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पार्टी उम्मीदवारों के बढ़ते विरोध को देखते हुए अब कमान पीएम मोदी ने खुद अपने हाथों में ले ली है और वो वाराणसी कैंप करने की तैयारी में है। पीएम मोदी 4 मार्च को वाराणसी जा रहे हैं। वाराणसी में 7वें चरण यानी 7 मार्च को वोट पड़ेंगे। अपने 4 मार्च के दौरे में पीएम मोदी करीब 6 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। पहले 3 मार्च का कार्यक्रम था, लेकिन अब ये 4 मार्च का होगा। 3 मार्च को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वाराणसी में कई कार्यक्रमों में शिरकत कर रही हैं। जनसभा के अलावा ममता रोड शो भी करेंगी।
बीजेपी को 7वें चरण में सबसे ज्यादा डर वाराणसी में लग रहा है, इसलिए पीएम को यहां कैंप करना पड़ रहा है। वाराणसी की हवा भी बीजेपी के खिलाफ नजर आ रही है। 27 फरवरी को पीएम मोदी जब यहां पहुंचे थे और बूथ लेवल के करीब 20,000 कार्यकर्ताओं से संवाद किया था, तो सभा स्थल पर खाली पड़ी कुर्सियों ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। वाराणसी जिले में 8 विधानसभा सीटें हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने सभी 8 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार बीजेपी के लिए आधी सीटें बचाना भी मुश्किल लग रहा है। बीजेपी को सबसे ज्यादा चिंता वाराणसी दक्षिण सीट को लेकर है। पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर इसी विधानसभा सीट में आता है। कॉरिडोर बनने से विस्थापित हुए परिवार और ऐतिहासिक विश्वनाथ गली के व्यापारी नाराज हैं। सपा ने भी इस सीट पर अपनी पूरी ताकत लगा दी है। सपा नेताओं का मानना है कि अगर बनारस की दक्षिणी सीट भी उनके कब्जे में आ गई तो इसका संदेश पूरे देश में जाएगा। यही कारण है कि पीएम मोदी खुद एक हफ्ते में न सिर्फ दूसरी बार यहां प्रचार के लिए आ रहे हैं, बल्कि अमित शाह, राजनाथ सिंह से लेकर अन्य नेताओं का दौरा भी लगातार जारी है। जिन मुद्दों पर बीजेपी चुनाव लड़ती रही है, उन्हीं मुद्दों पर इस बार वो फंस गई है। मथुरा, अयोध्या और काशी, हर जगह बीजेपी को हार दिख रही है। विपक्ष अपनी रणनीति पर खुश दिख रहा है, लेकिन उसकी चिंता ईवीएम ने बढ़ा दी है। कांग्रेस हो या सपा, सभी को ईवीएम की चिंता है कि कहीं ईवीएम में ही खेला ना हो जाए। उत्तर प्रदेश में 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब सभी की नजरें हैं बचे हुए 2 चरणों पर। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान हो चुके हैं। ऐसे में अब सभी को इंतजार है 10 मार्च का, यानी चुनाव के नतीजों का। नतीजों में किसी तरह की धांधली ना हो, इसके लिए विपक्ष पूरी तरह सतर्क है और निष्पक्ष मतगणना हो, इसके लिए अलग अलग रणनीति अपना रहा है। कांग्रेस हो या सपा, अपने अपने कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने की सलाह दे रही है। उत्तराखंड में कांग्रेस ईवीएम की पहरेदारी कर रही है, तो यूपी में जिम्मा कांग्रेस के साथ सपा ने भी उठा लिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ईवीएम की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सपा गठबंधन के प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं से अपील की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर अखिलेश ने लिखा, लखनऊ में सभी के लिए प्रतिबंधित ईवीएम स्ट्रांग रूम में एक सरकारी अधिकारी के घुसने का प्रयास बेहद गंभीर मामला है। सपा गठबंधन के सभी प्रत्याशियों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से अपील है कि वो सभी जगह ईवीएम स्ट्रांग रूम की निगरानी बढ़ा दें। जब तक गिनवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इतना ही नहीं, इस मुद्दे पर कांग्रेस भी कोई चूक करती नजर नहीं आ रही है और कांग्रेस ने तो इसके लिए अलग ही रास्ता निकाला है। दरअसल उत्तराखंड में कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है। ऐसे में कांग्रेस ने उत्तराखंड में स्ट्रांग रूम के बाहर ही डेरा डाल दिया है और पूरी तरह मुस्तैद है। पुलिसकर्मियों के मुताबिक रोजाना प्रत्याशी या उनके अधिकृत किए गए कार्यकर्ता सीसीटीवी फुटेज चेक करने आते रहते हैं। इसके अलावा जो 2 कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ ठहरे हैं, उन्होंने मजिस्ट्रेट से अनुमति ली हुई है। ईवीएम की पहरेदारी शुरू हो गई है और सबसे बड़ी बात ये कि बीजेपी को ईवीएम की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है, सिर्फ विपक्षी दल ही परेशान दिख रहे हैं। विपक्षी दल सिर्फ ईवीएम को लेकर परेशान नहीं है, उनकी परेशानी केंद्रीय एजेंसियों ने भी बढ़ा रखी है। महाराष्ट्र में तो ईडी के चलते राज्य सरकार परेशानी में फंस गई है और अब महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टियां पीएम मोदी के विरोध का ऐलान कर रही हैं। तो आखिर क्या है मामला, देखिए ये रिपोर्ट। एनसीपी के नेता नवाब मलिक पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। नवाब मलिक पर केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई के बाद महाराष्ट्र की सियासत में उबाल आ गया है। अब दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग केस में नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक को भी ईडी ने समन किया है। इससे पहले नवाब मलिक की बेटी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। फराज मलिक को समन करने के बाद नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। शिवसेना से लेकर एनसीपी नेता बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं। इधर एनसीपी कार्यालय के बाहर भी मंत्री के समर्थकों की भीड़ जुट गई है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। संजय राउत ने दावा किया है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां बीजेपी के राजनीतिक विरोधियों को निशाना बना रही है, जो झूठ का पर्दाफाश करते हैं। लेकिन सच्चाई की जीत होगी और लड़ाई जारी रहेगी। राउत ने आगे कहा, यह महाराष्ट्र सरकार के लिए एक चुनौती है। हमारे राज्य में आकर केंद्रीय एजेंसियों की ओर से एक मंत्री को ले जाया जाता है। 2024 के बाद आपकी भी जांच होगी। वहीं शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी पुणे यात्रा के दौरान उनके खिलाफ प्रदर्शन करने की योजना बनाई है। एनसीपी नेता ने कहा कि ये प्रदर्शन शहर के सभी चौराहों पर आयोजित किया जाएगा और प्रदर्शनकारी काले कपड़े पहनेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 6 मार्च को मेट्रो रेल सेवा के उद्घाटन के लिए पुणे का दौरा कर सकते हैं।
मुश्किल में सिर्फ विपक्षी दल ही नहीं है, बीजेपी भी मुश्किल में है। बीजेपी की ये मुश्किल कोई और नहीं बल्कि पार्टी के नेता ही बढ़ा रहे हैं। जी हां, राजस्थान बीजेपी में टकराव थमता नहीं दिख रहा है। पार्टी दो गुट में बढ़ती दिख रही है। यहां वसुंधरा राजे सिंधिया का गुट अब शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में जुट गया है। तो क्या है वसुंधरा की रणनीति, देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान में बीजेपी की स्थिति पहले ही कमजोर है और पार्टी के अंदर मची लड़ाई से और भी ज्यादा खराब होती नजर आ रही है। यहाँ तक कि पार्टी दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का राज्य बीजेपी संगठन से 36 का आंकड़ा बना हुआ है, लेकिन हाल में कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को चौंका दिया, जिससे ये संदेश भी मिला कि एक बार फिर पार्टी में एकजुटता की कोशिश की जा रही है। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने बयान दिया कि राजे राजस्थान की सम्मानित नेता हैं और पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। लेकिन अब वसुंधरा राजे कैंप की ओर से उनके जन्मदिन पर शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर ली गई है, जिससे सीएम के रूप में ताजपोशी की संभावनाएं बढ़ जाएं। इसके लिए राज्य समर्थकों में भी भीड़ जुटाने की होड़ मची हुई है। वहीं राज्य का विरोधी खेमा वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाए हुए है, यानी ये सारी तैयारी 2023 राजस्थान विधानसभा चुनावों के लिए हो रही है। आपको बता दें 8 मार्च को वसुंधरा राजे का जन्मदिन है, जिसे इस बार पूरी ताकत के साथ मनाया जाएगा। राजे के जन्मदिन की तैयारियों को देखते हुए बीजेपी में जबरदस्त हलचल बढ़ी हुई है। अब इसी बीच पुनिया का ये बयान आना कहीं न कहीं वसुंधरा के शक्ति प्रदर्शन के पहले का असर है और वसुंधरा किसी और दल के साथ ना चली जाएं, इसलिए उन्हें मनाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। जन्मदिन बहाना है, अपनी ताकत दिखाना है, लेकिन ये ताकत बीजेपी नेता वहां नहीं दिखाते जहां इसकी जरूरत होती है। यूक्रेन में भारतीय फंसे हुए हैं और सरकार अपने नागरिकों को निकालने से ज्यादा प्रचार की चिंता कर रही है। मोदी सरकार के इस प्रचार युद्ध को लेकर बीजेपी की केंद्र सरकार में मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने निशाना साधा है। तो क्या कहा है सिन्हा ने, देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने यूक्रेन से भारतीय छात्रों की वतन वापसी में हो रही देरी को लेकर मोदी सरकार को निशाने पर ले लिया है। यूक्रेन में अभी भी हजारों की संख्या में भारतीय फंसे हुए हैं, जहां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार पर प्रभावी कदम नहीं उठाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक्शन से गायब होने का आरोप लगाया। तो वहीं तृणमूल कांग्रेस के नेता यशवंत सिन्हा ने याद दिलाया कि कैसे भारत ने 1990 में गल्फ वॉर के दौरान सफलतापूर्वक बड़ी संख्या में भारतीयों को निकाला था। यूपी चुनावों के प्रचार में बिजी पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए टीएमसी नेता यशवंत सिन्हा ने कहा, यूपी में अभी चुनाव हो रहे हैं और इस अवसर का उपयोग ये प्रचार करने के लिए करना कि भारत सरकार ने शानदार काम किया है, किसी बड़ी त्रासदी से कम नहीं है। यूपी में चुनावी रैलियों में पीएम का इस बारे में बात करना बहुत अच्छी बात नहीं है। ये तो सरकार का कर्तव्य है। सरकार जानती थी कि संकट आ रहा था। जब यूक्रेन का हवाई क्षेत्र खुला था तो वापस आने के इच्छुक लोगों को वापस लाने के लिए समय पर कदम उठाना चाहिए था। हवाई क्षेत्र बंद होने के बाद भी यूक्रेन में हमारे दूतावास को छात्रों को बस या जो भी परिवहन उपलब्ध हो पड़ोसी देशों के लिए जल्द से जल्द छोड़ने की व्यवस्था करनी चाहिए थी। खाड़ी में जब लड़ाई हुई तो इंद्र कुमार गुजराल विदेश मंत्री थे और उनके निर्देशन में 1,70,000 भारतीयों को निकाला गया, लेकिन उन्होंने इसका प्रचार नहीं किया। आज मोदी सरकार से 18,000 छात्र नहीं निकाले जा रहे, लेकिन छात्रों की सहायता का प्रचार जरूर किया जा रहा है। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी भारतीय छात्रों के यूक्रेन में फंसे होने को लेकर पीएम मोदी को इसका जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। अब विपक्ष के दूसरे नेता भी इस संकट के लिए मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इधर भारतीय छात्रों के परिजन लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनके बच्चों को जल्दी वापस लाया जाए, लेकिन मोदी सरकार की तरफ से रेस्क्यू की धीमी रफ्तार अब सवालों के घेरे में है। और बुलेटिन के आखिर में बात महंगाई की। महीने की पहली तारीख में जनता के लिए बुरी खबर सामने आई है। सरकार ने एक बार फिर जनता पर महंगाई का बोझ डाल दिया है। खाने के सामान के साथ साथ रसोई गैस सिलेंडर महंगा हो गया है, जिससे बाहर खाने के लिए भी अब आम जनता को ज्यादा कीमत चुकानी होगी। तो कितने बढ़े सिलेंडर के दाम, किस राज्य में है क्या कीमत, देखिए इस रिपोर्ट में। जनता लंबे वक्त से महंगाई से राहत का इंतजार कर रही है, लेकिन सरकार बोझ कम करने को राजी नहीं है। जहां एक तरफ खाने के सामान से लेकर तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, तो वहीं अब रसोई गैस सिलेंडर के दाम में भी इजाफा हो गया। सरकारी तेल कंपनियों ने 1 मार्च से 19 किलो वाणिज्यिक रसोई गैस सिलेंडर रिफिलिंग के दाम 105 रुपए तक बढ़ा दिए हैं, जिसके बाद दिल्ली में कमर्शियल रसोई गैस 105 रुपए और कोलकाता में 108 रुपए महंगा हो गया है। इतना ही नहीं, 5 किलो वाले वाणिज्यिक रसोई गैस सिलेंडर की कीमत भी 27 रुपए बढ़ा दी गई है। हालांकि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। नई दरें आज से प्रभावी हैं।
दरअसल ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं। 1 फरवरी को 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 91 रुपए 50 पैसे की कटौती की गई थी, लेकिन हाल के दिनों में कच्चे तेल के दामों में जबरदस्त इजाफे के चलते दिल्ली में इसकी कीमत अब 1907 रुपए से बढ़कर 2012 रुपए हो गई है। कोलकाता में इसकी कीमत 1987 रुपए के बजाय 2095 रुपए हो गई है। वहीं मुंबई में कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की नई कीमत अब 1857 से बढ़कर 1963 रुपए हो गई है। इसी के साथ ही छोटे सिलेंडर की कीमत अब 569 रुपए हो गई है। जहां एक तरफ रसोई गैस की कीमतें बढ़ने से रेस्टोरेंट में खाना महंगा हो गया है, तो वहीं अब सफर भी मुश्किल भरा होने वाला है, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार जा चुकी हैं। माना जा रहा है कि 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों के बाद पेट्रोल डीजल के सामान, घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में भारी तेजी आ सकती है। यानी चुनावी मेले के बाद सरकार तेल की कीमतों में खेल जरूर करेगी, जिससे जनता की परेशानी और बढ़ेगी। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।